नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में एक जिला है देवरिया। वहां की एक महिला जो हाउसवाइफ थी और जिनके परिवार का दूर दूर तक राजनीति से कोई नाता नहीं था, उन्होंने अपना सियासी सफर शुरू करने का फैसला लिया। 1992 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में रहते हुए जिला और प्रदेश स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर भी वो रहीं। 30 साल बाद पहली बार चुनाव जीता 2022 में और विधानसभा पहुंची। चुनाव जीता तो उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का उन्हें पद भी मिला। अपने जिले में एक बड़ा दलित चेहरा और संघर्षशील महिला के तौर पर पहचानी जाती है। आज हमारे साथ न्यूज रूम में जो नेता हैं वो है उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी। नमस्कार मैम, न्यूज़ रूम में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल, परिवार की कभी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही राजनीति की और आप एक हाउसवाइफ थी, फिर राजनीति में आने का फैसला कैसे लिया? शुरू से ही लगता था कि घर के काम के साथ साथ बाहर का भी किया जा सकता है। ग्रेजुएशन करते समय हमारे आसपास, घर के आसपास ऐसा परिवेश था कि सब लोग ज़्यादातर संघ के लोग थे और राजनीति में जाने वाली हमारी महिलाएं थीं, तो उनके साथ धीरे धीरे मेरी स्टार्टिंग हुई। फिर मैं वार्ड से लेकर के नगर से लेकर के जिला से लेकर के क्षेत्र से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक रही। तमाम जिला अध्यक्ष के पद पर भी रही मैं दो बार। उसके बाद ऐसे ही सफ़र स्टार्ट हुआ। फिर मैं 2012 में भारतीय जनता पार्टी से सलेमपुर से मैं चुनाव भी लड़ी, फिर चुनाव हार गई। उस समय समाजवादी का बहुत बड़ा लहर था। फिर 2017 में मेरा टिकट कट गया, फिर भी मैं चुनाव लड़ी, फिर हार गई जी। अब मैं 22 में चुनाव लड़ी तो मैं बिल्कुल मैम, जब आप राजनीति में आई, आपके बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं आपके, उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था जब आप राजनीति में शामिल हुई? एक्चुअली मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ और बेटी ही हूँ जी। बेटा नहीं है, तो परिवार में ऐसा लगता था कि बेटा होने पर ही जो है वंश आगे बढ़ेगा, यानी कि माता पिता का नाम रोशन होगा। तो मेरे अंदर भी ये बात थी और मेरे माता पिता के अंदर भी ये बात थी कि कहीं ना कहीं मेरी बेटी है और बेटे जैसा मेरा नाम आगे करेगी। तो ये भी एक बात कहीं ना कहीं मेरे मन में भी हलचल थी और मेरे माता पिता के भी। और हमेशा इकलौती होने के नाते ज़्यादातर मैं माता पिता के पास ही रही जी। तो इसका भी मुझे लाभ मिला। माता पिता पूरा सपोर्ट में थे और परिवार भी पूरा सपोर्ट में था। और ऐसे ही सपोर्ट करते करते यहाँ तक का सफ़र आ गया। और मैं राजनीति और उस दौर में जब बच्चे भी छोटे रहे होंगे तो किस तरह से घर को भी मैनेज करना, फिर राजनीति में भी एक लंबा आपका सफ़र रहा है कहा जा सकता है, कैसे मैनेज कैसे करती थी चीज़ों को? घर के लोग जब सपोर्ट में होते हैं तो मैनेज हो जाता है। उस समय राजनीति में बस कहीं गए, मीटिंग में गए, कहीं कार्यक्रम में गए, तो इतना ही समय लगता था। अब इतना ज़्यादा समय नहीं लगता था कि पूरा फुल टाइम मैं राजनीति ही कर रही हूँ। तो घर भी देख लेती थी और मीटिंग भी अटेंड कर लेती थी और सारे कार्यक्रम भी अटेंड कर लेती थी। और घर पे माता पिता भी थे, परिवार के लोग भी थे, तो सब लोग इसको देखते थे। बिल्कुल मैम, अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, इस बार उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन जो है पहले से खराब ही रहा है कहा जाएगा नतीजे आने के बाद से। पिछले जो चुनाव रहे, विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, दलित और पिछड़ों का एक बड़ा जो सपोर्ट है वो मिलता रहा बीजेपी को। लेकिन इस बार जो वोट बैंक था वो पूरी तरह से इंडी गठबंधन की तरफ बट गया। अब किस तरह की रणनीति बना रही, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी 2027 में होने वाले, बाई इलेक्शन भी होने वाला है। अभी सदन हम लोगों का कल ही ख़त्म हुआ है। सदन में मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया और उन्होंने बताया कि कैसे षड्यंत्र करके लोगों को गुमराह करके कि संविधान खतरे में है और इस तरह से जो है यही पार्टी है जो संविधान को बचाने वाली है, जबकि ये कतई दूर दूर से सच का कोई नाता नहीं है। संविधान कहीं खतरे में नहीं है। 10 साल से हमारी सरकार है और संविधान को किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुआ। और जो लोग बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, लगातार उन्होंने ही संविधान को खिलवाड़ की तरह काम किया और दलितों का शोषण किया। जगह जगह दलित का जहाँ जहाँ अपमान करना हुआ वहाँ अपमान किया, जो मैं नहीं बोलना चाहती। लेकिन मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से जहाँ मेडिकल कॉलेज कन्नौज में था, जनपद हुआ था, बहुत सारे ऐसे जनपद थे जो बाबा साहब के नाम से, बहुत सारे ऐसे संस्थान थे जो सारे बदल के समाजवादी पार्टी ने उसको वो किया। और
अब उनको दलित याद आए हैं, पीडीए याद आया है, क्योंकि चुनाव है, षड्यंत्र करना है, वोट लेना है। कभी दलितों का ख्याल नहीं किया। बाबा साहब की मूर्ति जगह जगह तोड़ने का काम किया उनके कार्यकर्ताओं ने, और प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का काम किया था यही समाजवादी पार्टी, जो दलितों का प्रमोशन में आरक्षण मिला हुआ था। बच्चों की फीस को ख़त्म किया था, जो जीरो बैलेंस पे एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन बच्चे लेते थे दलितों के, उसको ख़त्म किया था। तो कभी ये दलितों के साथ रही ही नहीं पार्टी, लेकिन गुमराह करने में और षड्यंत्र फैलाने में कहीं न कहीं ये कामयाब हुई, और उसका नतीजा हुआ थोड़ा हमारा परिणाम खराब आया। लेकिन फिर भी हम चुनाव जीते हैं और एनडीए की हमारी सरकार बनी है। इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी बने हैं। बिल्कुल मैम, गुमराह करने की बात आप करिए। अभी देखिए नजूल लैंड को लेकर जो विधेयक पास हुआ, विधानसभा से पास हो गया, विधान परिषद में रुक गया और एक बार फिर से इस बिल को अभी रोक दिया गया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह लोकसभा चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की बात को लेकर एक नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष के द्वारा, कहीं ना कहीं सरकार के मन में ये भी डर है कि कहीं इसको भी लेकर एक नैरेटिव सेट ना कर दिया जाए, और शायद यही वजह है कि जो पार्टी के मंत्री हैं वो भी इसका विरोध कर रहे थे, इसलिए शायद फिर से एक बार इसको रोका गया। इस पर सोचने के लिए सरकार जो है वो मजबूर हुई। नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी के मन में या हमारे संगठन के मन में ऐसी कोई बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ प्रवर समिति के पास गई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, उसको दुरुस्त करके सामने आ जाएंगी और पास हो जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, आपने संगठन की बात की मैम। अभी हाल ही में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो हैं लगातार कहते रहे कि संगठन बड़ा है, इस पर आपका क्या स्टैंड है, ये जानना चाहूँगी। संगठन और सरकार दोनों एक ही है। हमारे जो आज सरकार में हैं वो भी कार्यकर्ता ही रहे हैं, और कार्यकर्ता रह के ही विधायक बने हैं और चुनाव लड़े हैं। संगठन हमारा पार्टी है और हमारी जिम्मेदारी है, संगठन हमारी सरकार बनाती है, तो निश्चित रूप से कहीं वो गलत नहीं कह रहे हैं। सरकार तो से बड़ा संगठन होता ही है, संगठन ही चुनाव लड़ाता है, संगठन ही बूथ स्तर पर हमारा कार्यकर्ता होता है जो चुनाव लड़ाता है हमको, और हम जीतते हैं, विधायक बनते हैं, और हम भी कार्यकर्ता ही होते हैं, हम भी संगठन के ही होते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि शुरू से ही मैंने संगठन का काम किया। 2 बार जिला अध्यक्ष रही, क्षेत्रीय अध्यक्ष रही, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही, नगरों में बहुत सारी जिम्मेदारियों पर मैंने काम किया, जिला कमेटी में रही। तो ऐसे संगठन में हमने काम किया, तभी ये जिम्मेदारी मिली है। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार दोनों एक ही है, और हमारा संगठन है तभी हमारी सरकार है। अच्छा, जब केशव प्रसाद मौर्य जी ने ये बयान दिया कि संगठन बड़ा है, उस दौरान वो कई मंत्रियों से भी मिले, आपकी भी उस दौरान मुलाकात हुई, आपके भी कुछ बयान जो हैं वो सामने आए, क्या बात हुई आप दोनों के बीच में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो मिलने गए थे अपने जनपद की एक समस्या, 4-5 विधायक, हमारे जनपद के 4-5 विधायक हम लोग मिलने गए थे। अपने जनपद की एक समस्या थी, उस समस्या के लिए हम लोग गए थे। ऐसी कोई बात नहीं थी, और ऐसा कोई बात हम लोगों से कभी हमारे डिप्टी सीएम कभी किए भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, ये विपक्षी को ज़्यादा दिखाई देता है और इस तरह से दिखाने में, गुमराह करने में कामयाब रहते हैं। लेकिन देखिए मैम, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह अंदरूनी कलह की बातें सामने आ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है 2027 की बात करें, तो उसके लिए कहीं ये नुकसानदेह तो नहीं साबित हो जाएगा? हमारा पूरा संगठन, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है और उसकी तैयारी कर रही है। हमारे संगठन, हमारे कार्यकर्ता एकदम अभी से चुस्त दुरुस्त हो गए हैं उस चुनाव को जीतने के लिए। और कहीं हमें दूर दूर तक, मतलब मैं सरकार में भी हूँ, संगठन में भी रही हूँ, लगातार आपसी एक दूसरे के साथ है, कहीं हम लोगों को दिखाई नहीं देता कि इस तरह की कोई बात। मैम, आप खुद एक दलित समुदाय से आती हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो है दलित समुदाय की अगर बात की जाए, पिछड़ों की बात की जाए, तो वो महज जो है वोट बैंक ना रहकर क्या उससे आगे बढ़ पाए हैं, या स्थिति अभी भी वैसी ही है कि एक वोट बैंक के तौर पर ही उन्हें देखा जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इतने साल देश को आज़ाद हुए हो गया, और मैंने जो इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के योजनाओं को देखा है, गरीब कल्याण नीतियाँ के तहत योजनाओं को जो उन्होंने बनाया है, इस प्रकार गांव-गांव में जो कभी माताएं बहनें हमारे सपने में भी नहीं सोची थी कि उनके पक्के छत के कभी मकान होंगे, वो 3 पीढ़ी से ही उसमें झोपड़ी में रहते हुए आ रही थी, और आगे भी कभी वो सपने नहीं देखे। उन लोगों के भी सपने साकार हुए। उनके घर में भी आज गैस है, उनके दरवाजे पर भी आज शौचालय है, उनके घर में भी बिजली है, और आज उनको वो ये लग रहा है कि कोई सरकार है जो हमारी तरफ भी आंख उठा के देख रही है। तो दलित हुए या अति पिछड़े हुए, लगातार उनके लिए सरकार काम कर रही है। चूँकि मैं भी सरकार में हूँ और मेरे पास ग्राम विकास विभाग है और उससे जुड़ी हुई ये सारी योजनाएं हैं, तो लगातार मुझे लगता है कि 48 जनपद
जनपद तक अब तक मैं जा चुकी हूँ। हर जनपद जाती हूँ। जब मैं जनपदों में दौरा करती हूँ तो दलित बस्तियों में ज़रूर जाती हूँ। वहाँ जाती हूँ, देखती हूँ लोगों को और क्या क्या चाहिए, वो सारी बातें बताई। योजनाओं के बारे में बताती हूँ कि योजनाएं कैसे मिलेंगी। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं हो पा रहा है कि हमें कैसे मिल, सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो ये सारी चीज़ें भी बताती हूँ। जबकि लगातार हम लोग ग्राम विकास विभाग की तरफ से चौपाल करके भी इन सारी योजनाओं को गाँव के लोगों को इकट्ठा करके बताते हैं। बहुत सारे लोग पहले प्रथम चरण में नहीं जान पाए, अब तो निश्चित रूप से सभी लोग जान गए हैं कि सारी चीज़ें ऑनलाइन करने पर ही हमें मिलेगी। तो सरकार की सभी योजनाएं ज़मीन तक उतर रही है। आपने देखा होगा पिछली सरकारें जो है कहती थी कि केंद्र से 100 रुपये चलता है तो ज़मीन पे 15 रुपये। आज मैं कह सकती हूँ इस देश के प्रधानमंत्री जी को और धन्यवाद भी देती हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों हमारे डबल इंजन की सरकार, जो ये डिजिटली ऑनलाइन जो सुविधा है, जो जनधन खाता खुला था, महिलाओं को जितनी भी योजनाएँ हैं, आवास हो, शौचालय हो, जो भी योजनाएँ चल रही हैं, सारी योजनाएँ उनके खाते में पैसा चल के जाता है और कोई बिचौलिया उसमें नहीं मारता है। कोई बिचौलिया मारे तो ये निश्चित रूप से दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की मैं कह सकती हूँ, और जो भी गरीब हैं, गरीबों की ये सरकार है और अच्छे से काम। बिल्कुल मैम, महिलाओं की बात करें, खासतौर से ग्रामीण महिलाओं की बात करें, उनको लेकर किस तरह के काम किए जा रहे हैं आपकी सरकार में? मैं ये कह सकती हूँ कि जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हुए, नहीं मैं ये नहीं कह रही कि इसके पहले नहीं, लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हुए हैं, तब से महिलाओं में एक अलग प्रकार का उत्साह, क्योंकि उनकी जो योजनाएं हैं, आज आप देखेंगे गांव-गांव में स्वयं सहायता समूह की दीदियां घर घर से निकल करके, और ये हमारा ग्राम विकास विभाग ही उनको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग देने के बाद वो महिलाएं सीधे प्रधानमंत्री से वो महिलाएं जो कल हम लोग जाते थे दरवाजे पर, हम लोग राजनीति आज से नहीं कर रहे, 92 से कर रहे, जब दरवाजे जाते थे तो पर्दे के पीछे छुप जाती थी, अरे हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, हाँ हम लोग बाहर नहीं निकलते। आज वो महिलाएं घर में से बाहर निकल के सरकार के साथ जुड़ करके और रोजगार के लिए अपना काम करें, रोजगार के अवसर तलाश रही है। लगातार उनको सरकार जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं उनको रोजगार दे रही है सरकार। और उतना ही नहीं, आज बीसी सखी बैंक से भी जुड़ करके हमारी दीदियां काम कर रही हैं, विद्युत सखी, और एक एक बहनों का आप बताएं, मैं पश्चिम में तो देखा मैंने, पूर्वांचल में बहुत सारी जो दीदियां थोड़ी तेज़ हैं, जो एक्टिव हैं, 7-7, 8-8 करोड़ का टर्नओवर जो साल का उनका 20 से 22 लाख इनकम हो रहा है। तो जो जितना वर्क कर रहा है उस हिसाब से उनका इंसेंटिव भी मिल रहा है। तो विद्युत सखी है, आपकी स्वयं सहायता समूह है जो तमाम रोजगार से जुड़ी हुई है, आपकी ये बीसी सखी है, और ड्रोन दीदी जो आजकल किसान के लिए जो एक ड्रोन आया है जिसे सिंचाई और सारी दवाइयों में छिड़कने का जो काम आता है, वो ड्रोन दीदी भी बनाई जा रही है। हमारी नल सखी जो हर गांव में हमारी जो टंकियां हैं वहाँ पे हमारी दीदियों को बैठाने की योजना है। यानी कि गांव से जुड़ी हुई जो हमारी कम पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको रोजगार के लिए न सोचना पड़े, और सिर्फ वो अपने घरेलू काम में न रह जाए, वो भी अपने घर को सशक्त और मजबूत कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इन सारी चीज़ों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और सरकार के सारे काम को हम लोग सब बता भी रहे हैं और आप सब देख रहे हैं। मैम, अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या अपने परिवार को वक्त दे पाती थी आप? तब की बात की जाए अभी की, परिवार को कितना समय दे पाती हैं? नहीं, परिवार को पूरा समय देती हूँ। जैसे कि अभी इस समय अगर मैं मंत्री हूँ तो मान लीजिए बाहर जनपद में मैं गई तो मैं बाहर हूँ और लौट के आऊँगी ही दूसरे दिन या तीसरे दिन, तो अपने पूरा परिवार में समय जितना समय भी होता है, चूँकि जिम्मेदारी ज़्यादा है तो जिम्मेदारियों को निभाना भी है और परिवार भी पूरा सपोर्ट करता है। एक लंबा संघर्ष भी रहा, 30 साल बाद आप पहली बार चुनाव भी जीती। क्या इस पूरा जो एक कह सकते हैं दौर था, इस दौरान एक महिला होने के नाते और राजनीति में होने के नाते क्या कुछ जो चुनौतियां थी वो नज़र आई आपको? क्या कुछ समझ में आया? बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, बस मन में अगर दृढ़ निश्चय हो, संकल्प हो कि हमें आगे उस स्थान पे जाना है, तो यूं ही मेरा सफ़र कैसे 30 साल बीता मैं समझ नहीं पाई और लगातार मैं चलती रही। चुनाव हारने के बाद भी मुझे कभी एहसास नहीं होता था कि मैं चुनाव हार चुकी हूँ, और मैं लगातार क्षेत्र में उसी प्रकार जैसे जीता हुआ विधायक जाता है उसी प्रकार मैं लगातार जनता के बीच में रहती थी, और ऐसे ही जनता के बीच में रहते रहते मुझे बहुत दम मिलता था। लगता था कि इतने सारे लोग हारने के बाद भी मेरे साथ हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो उससे और बल मिलता था और मैं फिर लगातार लोगों के बीच में रही। 2 बार चुनाव हारने के बाद लगातार जनता के साथ रही, जनता के बीच में रही, तो तीसरी बार मुझे जीत का अवसर मिला। अब मैं जीतने के बाद भी लगातार जनता के बीच ही, यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र, लगातार अपने जनपद अपने विधानसभा में ही रहती हूँ और लोगों का काम करती हूँ। मैम, यहाँ न्यूज़ रूम में हमारे कुछ सहयोगी हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मैम नमस्ते,
मैम मेरा सवाल आपसे ये है, कल जो अयोध्या वाला मामला सामने आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? अयोध्या वाले पे भी हमारे मुख्यमंत्री जी कल सदन में स्पष्ट कर दिया था कि इस तरह का अपराध करने वाला कोई भी अपराधी और महिलाओं के प्रति, बहन बेटियों को के प्रति इस तरह का अपराध करने वाला बचने वाला नहीं। उस पर कड़ी कार्रवाई हो रही है, कड़ी कार्रवाई हो भी गई है, गिरफ्तार भी हो गया। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में किसी भी बेटी के साथ किसी भी तरह का कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति नहीं बचेगा। आपने गोमती नगर में भी देखा कि यहाँ पे एक बात आई महिलाओं के प्रति, उसके प्रति भी तुरंत संज्ञान में लेकर के सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है और सब के सब जेल के अंदर हैं। मेरा सवाल ये है कि इस समय चर्चा में नजूल विधेयक जो हर तरफ बना हुआ है और अब ये खबर आ रही है कि इसमें पार्टी के अंदर ही कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या सदन में ऐसे विधेयक पारित करते समय नेताओं के बीच चर्चा नहीं होती या फिर मतलब नेताओं से बातचीत की जाती है? मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको प्रवर समिति के पास दिया गया है, पूरी निगरानी में वो अपना देख रेख करेगी। जहाँ भी कोई कमी होगी उसको आगे ठीक किया जाएगा और उसको आगे ले आया जाएगा। मैम एक महिला होने के नाते उत्तर प्रदेश में कितनी सुरक्षा अभी और होनी बाकी है महिलाओं के प्रति? देखिए, अपराधी महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो घर में भी हो जाते हैं और बाहर भी होते हैं, एकांत में भी होते हैं और खुलेआम भी होते हैं। तो अपराधी ही होता है। वो कब कहाँ छुपा हुआ, उसके मन में किस तरह की खुराफात चल रही है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, मुझे लगता है कि अपराध बहुत कम हुआ है। हमारी बेटियां घर घर से निकल करके जो पहले दूर दराज तक नहीं जाती थीं, आज निकल कर जा रही हैं, सुरक्षित महसूस करती हैं। और कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी होती है। मैम मेरा प्रश्न ये है कि जैसे पूर्वांचल में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और मैम बाद में ये कला की भी सामने पार्टी के बीच सांसद और विधायक के बीच में अंतरकला की बातें भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही थी, तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई कलह था, लेकिन निश्चित रूप से आप कह भी रहे हैं और इस तरह की बातें सामने आई भी थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कहीं भी। सांसद विधायक का कोई, हम पार्टी के नेता, पार्टी हमारे सांसद और विधायक हमें बनाती है, संगठन जब हमें टिकट देता है हम चुनाव लड़ते हैं और पार्टी का पूरा जिम्मेदारी से हम लोग वोट मांगते हैं, अपना काम करते हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष थोड़ा बहुत पूर्वांचल में पूरा उत्तर प्रदेश में गुमराह करने में थोड़ा कामयाब रहा। तो थोड़ी सीटें उसकी बढ़ गई, तब उसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, इसलिए अगर ऐसा कुछ है नहीं। जनता सब जानती है, सब समझ चुकी है कि 1 लाख का बांड कहाँ चला गया जो खटाखट आ रहा था, तो ये भी जनता जान चुकी है। और दलित भी जान चुके हैं कि जो है हम लोगों को कैसे संविधान दिखा के गुमराह किया गया। वो संविधान की बात वो कम सोच रहे थे, वो खटाखट वाला जो था वो ज़्यादा असर कर गया और लोग गुमराह करने में कामयाब हो गए। इसलिए थोड़ी हमारी सीटें कमाई, फिर भी हमारा एनडीए की सरकार है, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उनके नेतृत्व में हम सभी बहुत अच्छा देश में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, पूरे देश की होंगी, लेकिन अभी भी गांवों की सड़कें कच्ची हैं और गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई हैं। कहाँ कमी रह जाती है इस काम में, आपसे जानना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जितना इस सरकार में सड़कें बनी हैं, गड्ढे मुक्त हुई हैं और पूर्वांचल में और पश्चिमांचल में कहीं भी जितनी 4 लेन 6 लेन सड़कें बनी हैं, जितनी हमारी पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनती हैं। और मैं एक विधानसभा की बात करूं तो मेरी विधानसभा में 93 सड़कें बनी हैं। पीएमजीएसवाई से 7-8 सड़कें बनी हैं जो बड़ी हैं, एफडीआर तकनीकी से, जो कभी उस तकनीकी को किसी ने देखा नहीं था, उस तकनीकी से सड़कें बन रही हैं। पीडब्ल्यूडी से भी बड़ी अच्छी चौड़ी सड़कें बन रही हैं और लगातार काम किया जा रहा है। और ग्राम विभाग की मैं मंत्री हूँ, मनरेगा से भी 200 मीटर की 300 मीटर की गांव में सड़कें बनाई जा रही हैं, पार्क बनाए जा रहे हैं, अमृत सरोवर बनाए गए जो कभी कोई सरकार ध्यान ही नहीं दिया था। गांव में हमारे जगह जो सरोवर थे, तालाब थे, वैसे ही पाट करके ख़त्म करके लोग कब्जा कर लेते थे। आज गाँव में उस सरोवर को पुनर्जीवित किया गया है। आज जगह अमृत सरोवर के चारों तरफ पाथवे बनाए गए कि गांव में शहरों जैसा वातावरण मिले, माहौल मिले, कि लोग वहां पे अपना मॉर्निंग वॉक कर सकें। वहां पे फ्लैग के लिए लगाया गया है कि वहां पे लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन फ्लैग अपना लहरा सकें। ये सारी चीज़ें की गई है इस सरकार में और लगातार सड़कों के बहुत अच्छा
निस्तारण हो रहा है, गांव-गांव में सड़कें बन रही है, हर कनेक्टिविटी को जोड़ा जा रहा है, चाहे 4 लेन से गांव में जाती हो या शहरों में जाती हो, चारों तरफ से बाईपास बन रहे हैं, सारी चीज़ें, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये आप देखेंगे तो हम तो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल तो पूर्वांचल ही था, कोई उधर जाता ही नहीं था, किसी तरह का कोई विकास का काम नहीं होता था। सिर्फ इधर पश्चिम में जब हम लोग आते थे तो हम लोग को लगता था अरे इधर इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। आज मुझे लगता है कि जिस तरह पश्चिम है उस तरह हमारा पूरब भी है, और बराबर 75 के 75 जनपदों में बराबर काम हो रहा है। कोई जाति पात की भावना से और कोई बड़ा नेता की भावना से काम नहीं हो रहा कि बड़े नेता का जनपद है तो यहाँ पे 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, अच्छी सड़कें बननी चाहिए। बराबर 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, बराबर 75 के 75 जनपदों में सारी सुविधाओं को ठीक प्रकार से भेजा जा रहा है। मैम, हाल ही में अभी केंद्रीय बजट पास हुआ है और विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा था कि बजट जो है उसमें उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया गया। आप कैसे देखती हैं इसे? ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ क्यों भेदभाव होगा? उत्तर प्रदेश ही हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ से इतने ज़्यादा जाते हैं। निश्चित रूप से बहुत सारे हमारे प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे अभी कम विकास हुए हैं, उनको भी हमें बराबर लाना है और सारी जगह को इक्वली देखना है। जैसा कि अभी हमने बताया कि पिछली सरकारों में 4 जनपदों में प्रॉपर बिजली आती थी, वहाँ की सड़कें अच्छी होती थी, वहाँ सारी व्यवस्थाएँ होती थी, बाकी पूरा उत्तर प्रदेश शाम के समय अंधेरे में रहता था। अब हम लोग गाँव से आते हैं, गांव में 6 घंटे हफ्ते की बिजली, 6 घंटे रात की, 6 घंटे दिन की, ऐसी बिजली आती थी। और आज 75 के 75 जनपद जगमगा रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया। 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज है, इतने सारे आपके एयरपोर्ट बन गए। अब सारी चीज़ों विकास बराबर हो रहा है। इसी प्रकार देश का भी विकास, जहाँ जहाँ जो प्रदेश हमारे अभी कम विकास किए हैं निश्चित रूप से वहाँ ज़्यादा जाएगा। हमारा प्रदेश अभी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ भी आया है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आया है। तो निश्चित रूप से ये देखने वालों की आंखें हैं कि वो जैसा करते थे उसी नज़रों से देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देश का संपूर्ण विकास होना चाहिए, हमारे सभी राज्यों का विकास होना चाहिए और उत्तर प्रदेश में पर्याप्त बजट आया है। बिल्कुल मैम, एक नेता होने के नाते ऐसे कोई 3 काम जो आपको लगता है अभी भी अधूरे रह गए और आने वाले समय में आप उनको पूरा करना चाहती हैं? मुझे लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जब से इस देश के प्रधानमंत्री आधी आबादी को उन्होंने जो ये नारी बंधन अधिनियम लागू करके जो सशक्त और मजबूत किया है कि हमारी आधी आबादी वहाँ पहुँचे, हैं, तो उसके लिए वो मैं देखना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि उसका जल्द से जल्द जो है वो हो, और हो भी रहा है। सरकार बेहतर कर रही है और आगे आने वाले चुनावों में मुझे लगता है कि दिखाई देंगे कि हमारी आधी आबादी पूरा अपनी आरक्षण को लेकर के लोकसभा में भी पहुंचेंगी और विधानसभा में भी पहुंचेंगी। बिल्कुल मैम, ज़्यादा वक्त तो आपको मिलता नहीं होगा क्योंकि राजनीति है ही ऐसी, फिर भी जब आपके पास खाली वक्त होता है तो आपको क्या करना पसंद है? जब खाली वक्त मिलता है तो आप क्या करती हैं? एक्चुअली खाली वक्त तो मिलता नहीं है, लेकिन खाली वक्त मिलता है तो थोड़ी सी पढ़ लेती हूँ किताबें पढ़ने का शौक़ है। मैम, 2027 में चुनाव होने वाले हैं, कौन सी चुनौतियां देख रही हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार जो बैठकें हैं वो हो रही हैं। 27 को लेके क्या रणनीति है, चुनौतियां क्या सामने हैं? 27 अभी बहुत दूर अभी हमारे उपचुनाव हैं, और 27 के लिए रणनीतियाँ क्या? हम काम कर रहे हैं, हम काम के आधार पर जाएंगे। सरकार जिस प्रकार दलित, पिछड़े और बिना जाति पात भेदभाव किए बिना गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचा रही है, बिना बिचौलिए के, बिना दलाल के सीधा पहुंचा रही है सरकार, घर घर जा करके। और इतना ही नहीं, पहुंचा नहीं रही, हमारे सारे सरकार के मंत्री विधायक लगातार जनता के साथ हैं, उनके सुख दुख में खड़े हैं और सारी व्यवस्थाएं उनकी देख रहे हैं। आप स्वास्थ्य ले लीजिए, शिक्षा ले लीजिए। पहले प्राथमिक विद्यालय की क्या स्थिति रहा करती थी, किसी से छुपा नहीं। आज सारे प्राथमिक विद्यालय कायाकल्प करके चमचमा रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से उनको 1200 रुपये हर अभिभावक के खाते में भी जा रहा है और मिड डे मील के माध्यम से लगातार बच्चों को बढ़िया भोजन मिल रहा है। अब उसमें छिपकली और कॉकरोच जैसी और कीड़े जैसी स्थिति नहीं है, साफ सुथरा। हम लोग खुद जा करके वहाँ बैठ के भोजन करते हैं। आज वही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जाने पर हम लोग अगर किसी को लेके जाना पड़ता था कि किसी पेशेंट को पैर रखने का मन नहीं करता था, इतनी बदबू होती थी, इतनी गंदगी रहती थी। आज सारे हॉस्पिटल चमचमा रहे हैं, साफ सुथरे हैं, दवाइयाँ हैं, इलाज है। तो पूरी तरह से जनता का पूरा जो गरीब कल्याण का काम वो सारा हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम चुनाव में क्या, हम हमेशा उनके साथ हैं, चुनाव में भी जाते हैं। हमको तो लगता ही नहीं
नहीं है कि हम लोग चुनाव में कहीं स्पेशल जाते हैं। उन लोग डर रहे हैं जो 5 साल बाद एकाएक जो है दिखाई देते हैं कि उनको वोट मांगने जाना। हम तो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, जैसे अभी सड़कों की बात हम कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या लगता है आपको, अभी क्या वहां पर भी क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे जो स्थिति है वो और बेहतर हो सके? हाँ, मुझे लगता है कि गांव-गांव में आज सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी हैं, लेकिन जहां अभी भी कहीं कुछ कम रह गया हो तो निश्चित रूप से उसको सभी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसको देख करके पूरा करें। चाहे हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि हों या अलग पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि हों, सभी लोग उसको पूरा करें। निश्चित रूप से उसके लिए हम लोगों को 5-5 करोड़ मिलता भी है, जो उसी सड़कों को बनाने के लिए मिलता है कि गाँव-गाँव में कहाँ छोटी बड़ी सड़कें जो छूटी हैं उसको हम बनाएं, कहाँ विद्यालय है जिसको हम बनाएं, कहाँ कहीं चिकित्सा से संबंधित कुछ देना है। अब तो सारी क्राइटेरिया पहले कुछ और थी, अब तो सारे कहीं भी हम अपना दे सकते हैं। जहाँ भी गरीब कल्याण के लिए कोई भी योजना हो उसको काम करना हो तो दे सकते हैं, तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी थी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में किसी नए नेता के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।